एनसीईआरटी में गिवन है। एक बार मैं पहले इसको डिस्कस करता हूं, फिर सिलिकॉन्स को डिस्कस करके पी ब्लॉक को फिनिश करेंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले आप देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये नोट्स में है नहीं सिलिका का डिस्कशन, इसलिए मैं इस बार इसको पूरा एनसीईआरटी से रीड कर रहा हूं। देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका, तो क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमनली नोन एज सिलिका occurs in several crystallographic forms। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमनली नोन एज सिलिका occurs in several crystallographic forms। Quartz, cristobalite and tridymite are some of the crystalline forms of silica। ठीक है, अब देख रहे हो क्वार्ट जो है, क्वार्ट यहाँ पे 3 डायमेंशनल सिलिकेट का एग्जांपल है। आप नोट्स में देखो 3 डायमेंशनल सिलिकेट का एग्जांपल है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है, ट्राइडीमाइट भी इसी का एग्जांपल है। आप देखो सर, ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखो क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज, ट्राइडीमाइट, क्रिस्टोबेलाइट, फेल्ड्सपर, जियोलाइट, अल्ट्रामेरीन्स। अब आगे देखो, बोला है कि एंड दे आर इंटरकन्वर्टेबल एट सुटेबल टेम्परेचर। तो ये जो फॉर्म है ये इंटरकन्वर्टेबल है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ कोवेलेंट 3-dimensional network solid in which each silicon atom is covalently bonded, in which each silicon atom is covalently bonded in a tetrahedral manner to 4 oxygen atoms. Each oxygen atom in turn covalently bonded to another silicon atom as shown in diagram। ये नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है। Each corner is shared with another tetrahedron। The entire crystal may be considered as giant molecule in which 8-membered rings are formed with alternate silicon and oxygen atom। आप यहाँ पे देखो बेटा, जैसे एक रिंग जो आपको दिख रही है एनसीईआरटी में, देखो तो जो रिंग दिख रही है उसमें 4 सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन है, तो मतलब 8-membered रिंग हो गई। 4 सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से ये रिंग बनी है, तो 8-membered रिंग है। तो बोल रहे हैं कि द एंटायर क्रिस्टल में बी कंसीडर्ड एज जायंट मॉलिक्यूल इन विच 8-membered रिंग्स आर फाउंड विथ अल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स। आगे देखो, बोल रहे हैं कि सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म is almost non-reactive। Silica in its normal form is almost non-reactive because of very high silicon oxygen bond enthalpy। तो जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड इंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए सिलिका नॉर्मल कंडीशन अटैक बाय हैलोजेंस, इट रेजिस्ट द अटैक बाय हैलोजेंस। इस पे हैलोजेंस का अटैक नहीं हो पाता, डाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अटैक नहीं हो पाता। एंड मोस्ट ऑफ
तो बेटा हम लोग नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो यहां पे बोला जा रहा है कि सिलिका जो है वो नॉर्मल कंडीशन में केमिकली इनर्ट है। ये इस पे हैलोजेंस का अटैक नहीं हुआ था, मतलब ये हैलोजेंस से रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, ज्यादातर एसिड से रिएक्ट नहीं करता और मेटल से रिएक्ट नहीं करता, इवन एट हायर टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर। हाउएवर इट इज अटैक्ड बाय HF एंड NaOH। अब आप देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये क्यों रिएक्ट करता है, बिकॉज सिलिका एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, जो SiO2 है, SiO2 एसिडिक ऑक्साइड है, तो एसिडिक ऑक्साइड होने की वजह से, ये एसिडिक ऑक्साइड है इसलिए ये बेस से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से ये रिएक्ट करके SiF4 बनाता है, और इनफैक्ट ये जो SiF4 है ये फिर से HF से रिएक्ट करके बेटा SiO2 प्लस 4HF gives SiF4 प्लस 2H2O। ये रिएक्शन हुई, और फिर उसके बाद ये जो SiF4 बना है, ये SiF4 फर्दर HF से रिएक्ट करके इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है जिसको हम फ्लोरोसिलिसिक एसिड बोलते हैं, H2SiF6। H2SiF6 को फ्लोरोसिलिसिक एसिड बोलते हैं। अब देखो जो ग्लास होता है बेटा, ग्लास के अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लास के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है। अगर ग्लास वेसल के अंदर हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को रखें तो क्या होगा, जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है वो उस वेसल से रिएक्ट करके धीरे धीरे करके पूरा ग्लास को खत्म कर देगा और उसको इस सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है फ्लोरोसिलिसिक एसिड। ठीक है, इनफैक्ट जो HF है, HF ग्लास के साथ रिएक्ट करता है, तो HF की इस क्वालिटी को हम यूज करते हैं ग्लास वेसल के ऊपर अलग अलग टाइप की डिजाइन बनाने के लिए। जो डेकोरेटिव ग्लास पीसेस होती हैं वहां पे अलग अलग टाइप की डिजाइन बनाने के लिए वहां पे हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को यूज करते हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमें एक पर्टिकुलर पार्ट ग्लास का वो वहां से कट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पूरे ग्लास यूटेंसिल के ऊपर पहले तो वैक्स की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, पूरे ग्लास वेसल के ऊपर हम क्या करेंगे, वैक्स की कोटिंग कर देते हैं, और वैक्स की कोटिंग करने के बाद फिर कुछ पार्ट जहां पे हमें एक पर्टिकुलर टाइप की डिजाइन बनानी है वहां से वैक्स को हटा देते हैं। ठीक है, वहां से वैक्स को हटा देते हैं और वैक्स हटा करके फिर उसके अंदर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, उस पार्ट में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ऐड करते हैं। तो फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वहां पे जो ग्लास है उस ग्लास से रिएक्ट करके उसको रिमूव कर देता है, तो उस पर्टिकुलर शेप की डिजाइन जो है वहां पे बन जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं इचिंग ऑफ ग्लास। इस फिनोमेना को बोलते हैं बेटा इचिंग ऑफ ग्लास, ETCHING, इचिंग ऑफ ग्लास। ये समझ में आया बेटा ये एप्लीकेशन? ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन सिर्फ लिखी हुई है, रिएक्शन का कुछ डिटेल नहीं बताया गया, इसका एप्लीकेशन नहीं डिस्कस किया गया। मैं आपको इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इचिंग ऑफ ग्लास, और इचिंग ऑफ ग्लास में आपसे ये पूछा जा सकता है कि वहां पे कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। तो ये इचिंग ऑफ ग्लास में ये रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। पहले तो जो सिलिका है ग्लास के अंदर वो HF से रिएक्ट करके SiF4 बनाएगा, और फिर ये SiF4 हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके बनाता है H2SiF6, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोसिलिसिक एसिड। इसको बोलते हैं फ्लोरोसिलिसिक एसिड, और इस तरीके से सिलिका जो है डिसॉल्व हो जाता है। तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं इचिंग ऑफ ग्लास।
अब इसी तरीके से आप देख रहे हो कि जो सिलिका है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके ये सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन कर रहा है, Na2SiO3 प्लस H2O। आगे देखो, बोल रहा है कि क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्वार्ट्ज जो कि 3 डायमेंशनल सिलिकेट है, ठीक है। क्वार्ट्ज के बारे में क्या बोल रहा है कि इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब पीजो इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है, जरा इसको समझ लो बेटा। पीजो इलेक्ट्रिक, पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब है प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है बेटा प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी। अब प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बोल रहा है कि कुछ ऐसे सिलिकेट्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स हैं जिनके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, मतलब जिनके ऊपर हम मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करने पे बेसिकली वो बेसिकली जो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, इनकी स्पेशलिटी होती है कि इनका अपना परमानेंट डायपोल होता है, मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होता है, इनके डायपोल्स जो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं स्पेस में, वो डायपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि पहले डायपोल जो है कुछ इस तरीके से स्पेस में ओरिएंटेड था, उसकी अपनी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है। डायपोल की अपनी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं थी, वो रैंडमली ओरिएंटेड था। जब हमने उसको उस पर प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करने पे क्या हुआ, ये डायपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, ये डायपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको बोला जाता है बेटा पीजो इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। और जिन सब्सटेंसेस के अंदर ऐसा देखने को मिलता है उनको पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं। समझ में आया पीजो इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है? पीजो इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो परमानेंटली पोलराइज्ड होते हैं, मतलब उनका अपना डायपोल मोमेंट है, बट वहां पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रिक डायपोल स्पेस में रैंडमली ओरिएंटेड है, उसका कोई अपना डेफिनेट पैटर्न नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होता है, वो डायपोल्स जो है वो अलाइंड हो जाते हैं इन अ फिक्स डायरेक्शन, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी और प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे अगर हम देखें तो और भी अलग अलग टाइप के टर्म डिफाइंड होते हैं, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं, पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं, फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं। ये सब सॉलिड स्टेट में आप पढ़ोगे +2 में, ठीक है। तो उसका एक टर्म यहां पे आ गया, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो पीजो इलेक्ट्रिक होता है क्वार्ट्ज, ये आपको याद रखना है, मतलब प्रेशर अप्लाई करने पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो quartz is extensively used as a piezoelectric material. It has made possible to develop extremely accurate clocks
it has made possible to develop extremely accurate clocks, modern radio and television broadcasting and mobile radio communications. तो इसको जो एक्यूरेट क्लॉक्स हैं उनको बनाने के लिए यूज करते हैं, जो रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में इसको यूज करते हैं, और मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है सिलिका जेल इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट एंड एज अ सपोर्ट फॉर क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल्स एंड कैटलिस्ट्स। तो जो सिलिका जेल है उसको हम ड्राइंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। ड्राइंग एजेंट का मतलब बेटा वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, मॉइस्चर रिमूव करने के लिए यूज होता है सिलिका जेल। तो सिलिका जेल इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट एंड एज अ सपोर्ट फॉर क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल। तो क्रोमेटोग्राफी, जैसे मैं आपको आगे आप पढ़ोगे जो इसके आगे वाला जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, तो उसमें जैसे तीन डिस्कशन आते हैं। एक तो नॉमेनक्लेचर का डिस्कशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर का डिस्कशन है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। आइसोमेरिज्म का डिस्कशन है जो ऑलमोस्ट आपका फिनिश होने वाला है। वैसे तो जितना इसमें गिवन है उससे बहुत ज्यादा आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा हुआ है। उसके अलावा इसी में अगले चैप्टर में ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन है, जो केवीपीवाई बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, और फिर उसी में एक डिस्कशन और है बेटा उसी चैप्टर में, प्योरिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्योरिफिकेशन और ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, ये भी एक डिस्कशन है जो नेक्स्ट चैप्टर में गिवन है। अब जब आपकी क्लासेस फर्दर रिज्यूम होंगी +2 में, तो मैं इसी चैप्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो जैसे यहां पे बोला जा रहा है कि क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल, तो ये बेसिकली एक फिजिकल सेपरेशन मेथड होता है। क्रोमेटोग्राफी जो है एक फिजिकल सेपरेशन मेथड है, और ऐसे कुछ और फिजिकल सेपरेशन मेथड हैं जो एक पर्टिकुलर मिक्सचर को प्योरीफाई करने के लिए यूज किए जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा डिस्टिलेशन का, डिस्टिलेशन, आपने नाम सुना होगा क्रिस्टलाइजेशन का। ठीक है, आपने नाम सुना होगा एक और फिजिकल सेपरेशन मेथड का जिसको हम बोलते हैं केमिकल एक्सट्रैक्शन और लीचिंग। ठीक है, उसी तरीके से ये जो अभी जो नेम आया क्रोमेटोग्राफी, ये भी एक फिजिकल सेपरेशन मेथड है। तो डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, केमिकल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी, ये फिजिकल सेपरेशन मेथड है। तो क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल को यूज किया जाता है। ठीक है, तो बाकी जब इसका पूरा डिटेल पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या उसका रोल होता है सिलिका जेल का। एक नेम आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहां पे देखो लिखा हुआ कीजेल घुर, कीजेल घुर, an amorphous form of silica is used in filtration plants। तो इस लाइन को आप अलग से लिख लेना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। कीजेल घुर, an amorphous form of silica is used in filtration plants। तो फिल्ट्रेशन प्लांट्स में इसको यूज करते हैं और ये सिलिका का एमरफस फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं अभी सिलिकॉन्स को बाद में डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट पेज पे आप आओ, नेक्स्ट पेज पे गिवन है सिलिकेट्स। सिलिकेट्स का डिस्कशन गिवन है। तो इसमें देखो बोल रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट्स मिनरल्स exist in nature. Some of the examples are feldspar, ठीक है, feldspar, zeolites, mica and asbestos। feldspar, zeolites, mica and asbestos। The basic structural unit of silicates is SiO4 negative, in which silicon atom is bonded to 4 oxygen atom in tetrahedron fashion. In silicates,
either the discrete unit is present or a number of such units are joined together via corners by sharing 1, 2, 3 और 4 oxygen atoms per silicate units. अब ये इसका पूरा डिटेल आपको पता है, जो 6 क्लासिफिकेशन मैंने आपको सिलिकेट्स की बताए हुए। बोला व्हेन सिलिकेट्स यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर दे फॉर्म चेन, रिंग, शीट और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। देखो इन्होंने सिर्फ नाम दिया है बेटा, बाकी इसका काम नहीं बताया है। मैंने नाम के साथ काम भी बताया हुआ है, ठीक है, क्योंकि काम बोलता है, आपको पता है ना, नाम नहीं काम बोलता है, तो इसलिए काम पता होना चाहिए। मैंने नाम के साथ काम भी बताया हुआ आपको। तो बोला व्हेन सिलिकेट यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर दे फॉर्म चेन, रिंग, शीट और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। फिर आगे देखो, बोला नेगेटिव चार्ज ऑन सिलिकेट स्ट्रक्चर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस। तो जो सिलिकेट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, उसको कौन न्यूट्रलाइज करता है? कैटायन। इफ ऑल द 4 कॉर्नर्स आर शेयर्ड विथ अदर टेट्राहेड्रल यूनिट्स 3 डायमेंशनल नेटवर्क इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल ये सिलिकेट्स का फॉर्मेशन होता है जब चारों कॉर्नर शेयर्ड होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट मैन मेड सिलिकेट्स आर ग्लास एंड सीमेंट। अब ये भी देख लेना बेटा, ग्लास और सीमेंट ये भी सिलिकेट्स हैं, लेकिन ये क्या है? नेचुरल सिलिकेट्स नहीं है, दे आर मैन मेड सिलिकेट्स, आर्टिफिशियल सिलिकेट्स। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड सिलिकेट। तो मैन मेड सिलिकेट कौन है? ग्लास एंड सीमेंट। ठीक है बेटा, ये लाइन जो है ना, आप स्पेशली उसी में आप इसको भी नोट कर लेना कि ग्लास और सीमेंट जो है ये मैन मेड सिलिकेट्स हैं। अब आगे जियोलाइट्स की बात कर रहे हैं, ये भी एक सिलिकेट का ही टाइप है। तो जियोलाइट्स में क्या बोल रहे हैं? इफ एल्युमिनियम एटम्स रिप्लेस few silicon atoms in 3-dimensional network of silicon dioxide, overall structure known as aluminosilicate। अब जरा देखो ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कमी है, कोई नहीं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। देखो जैसे ऐसा नेटवर्क यहाँ पे ये इस तरीके से नेटवर्क फॉर्म होता है। तो बोल रहा है कि इनमें से कुछ सिलिकॉन को हमने हटा दिया। अब इसमें सिलिकॉन पे अगर आप देखोगे ना, तो सिलिकॉन पे बेटा Si4 पॉजिटिव चार्ज होगा, सिलिकॉन पे 4 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बोल रहा है कि कुछ सिलिकॉन को रिप्लेस कर देते हैं विथ एल्युमिनियम। तो कुछ सिलिकॉन को हमने यहां से हटा करके और उसकी जगह पे क्या रख दिया? उसकी जगह पर रख दिया एल्युमिनियम। अब देखो जब एल्युमिनियम आएगा, तो एल्युमिनियम के आने पे, क्योंकि एल्युमिनियम ट्राइवेलेंट है, तो एल्युमिनियम जो है ना, वो जब ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा, ये ऑक्सीजन जब एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाएगा जब एल्युमिनियम, तो उसका चार्ज जो है ना, फॉर्मल चार्ज 0 हो जाएगा। जैसे ही एल्युमिनियम चौथा बॉन्ड बनाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही एल्युमिनियम 4th बॉन्ड बनाएगा बेटा, उसका फॉर्मल चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से बोल रहा है कि कुछ सिलिकॉन एटम को रैंडमली हमने किससे रिप्लेस कर दिया? एल्युमिनियम से रिप्लेस कर दिया। तो अब यहां पे देखो क्या हो रहा है,
यहाँ पे बोला है कि इफ एल्युमिनियम एटम्स रिप्लेस few silicon atoms in three-dimensional network of silicon dioxide, overall structure known as aluminosilicate acquires a negative charge. अब आप देख रहे हो ना क्यों नेगेटिव चार्ज आ रहा है। पहले इस पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, पहले ये क्या था, न्यूट्रल था। लेकिन जब सिलिकॉन को एल्युमिनियम से रिप्लेस किया गया तो जहां जहां पे एल्युमिनियम है वहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इससे सिलिकेट जो है वो नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेता है, तो इसको हम बोलेंगे एल्यूमिनोसिलिकेट। बोला कि कैटायन सच एज Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव बैलेंस द नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को जो यहाँ पे -1 चार्ज आया, इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, तो बोला इसको न्यूट्रलाइज करेगा K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। तो ऐसे कैटायन जो है वो इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब आपने जो ये वाटर ट्रीटमेंट में हार्डनेस रिमूवल के लिए जो आपने मेथड देखा था, उसमें जियोलाइट प्रोसेस को भी कंसीडर करता है, जियोलाइट और परम्यूटेड प्रोसेस। तो जियोलाइट और परम्यूटेड प्रोसेस में एल्यूमिनोसिलिकेट को ही यूज किया जाता है। तो वो जो एल्यूमिनोसिलिकेट है वही जियोलाइट है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है जियोलाइट का, वो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट is honeycomb like structure। ये चीज आप नोट कर सकते हैं इसको, जियोलाइट का स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो कैटायन सच एज Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव बैलेंस द नेगेटिव चार्ज। एग्जांपल्स आर फेल्डस्पर एंड जियोलाइट्स। इसका एग्जांपल है फेल्डस्पर एंड जियोलाइट। Zeolites are widely used as a catalyst in petrochemical industries for cracking of hydrocarbons and isomerization। ठीक है, तो जियोलाइट्स को पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, मैंने बताया था, क्रैकिंग को यूज किया जाता है, हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब केरोसिन ऑयल है, ठीक है, नैप्था है, उसको पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए क्रैकिंग को यूज करते हैं। ठीक है, तो क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में जियोलाइट को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बता रहे हैं फॉर एग्जांपल ZSM5। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। ZSM5, ठीक है, ZSM5 अ टाइप ऑफ जियोलाइट is used to convert alcohols directly into gasoline। ये क्या करता है, एल्कोहल को, ठीक है, ये एल्कोहल को डायरेक्टली पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है, गैसोलीन यानी कि पेट्रोल। तो जो ZSM5 है, ये एक जियोलाइट कैटलिस्ट है जो कि एल्कोहल को सीधे पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। is used to convert alcohols directly into gasoline। फिर बता रहा है हाइड्रेटेड जियोलाइट्स आर यूज्ड एज आयन एक्सचेंजर्स इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ये आप हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ चुके, नहीं हाइड्रोजन चैप्टर में नहीं, कहां पढ़ा था इसको, एस ब्लॉक में पढ़ा था। हार्ड वाटर ट्रीटमेंट किस में पढ़ा था बेटा, हाइड्रोजन में पढ़ा था, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो ये है सिलिकेट्स का डिस्कशन। अब आपने एनसीईआरटी पढ़ी, तो एनसीईआरटी में आपको कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल मिले। अब ये एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। इन एग्जाम्पल्स को आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इन पे मैंने बताया ना, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। अब हम आ जाते हैं लास्ट डिस्कशन पे, सिलिकॉन्स। तो देखो बेटा, सिलिकॉन्स क्या है, पहले एनसीईआरटी में डिस्कस करते हैं इसको। बोले दे आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर, दे आर ग्रुप ऑफ
organosilicon polymers which have R2SiO as a repeating unit। यहां पे देखो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिलिकॉन है, उससे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है और ऑक्सीजन, यही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है ये, इसका एक मोनोमर है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, ये R2SiO यूनिट यही रिपीट होती है और इसके रिपीटिशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम सिलिकॉन बोलते हैं। अब जरा आगे देखो, बोले द स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन्स और एल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड। इसके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, एल्काइल और एराइल क्लोराइड्स, एल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड्स। अब जैसे देखो ये स्टार्टिंग मटेरियल को कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन गिवन है बेटा, ये देखो ये रिएक्शन लिखी हुई है, RCl, RCl क्या हो गया, एल्काइल क्लोराइड, इसको किससे रिएक्ट करा है, सिलिकॉन के साथ। कैटलिस्ट क्या है, कॉपर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया, एल्काइल क्लोराइड को सिलिकॉन के साथ कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट किया, तो यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, बोल रहे R3SiCl बन सकता है, R3SiCl बन सकता है, R2SiCl2 बन सकता है, RSiCl3 बन सकता है, R4Si बन सकता है। ठीक है, ट्राई एल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड, डाई एल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड, मोनो एल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड एंड टेट्रा एल्काइल सिलिकॉन, ये बन सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें से बोल रहे हैं कि जो आप आगे देखो बोल रहे हैं जो R2SiCl2 है, R2SiCl2 यानी कि डाई एल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, डाई एल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखो कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, यहां पे देखो लिखा हुआ है, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है, ये सिलिकॉन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर वाटर में HOH बॉन्ड ब्रेक होगा। उसी तरीके से यहां पे देखो सिलिकॉन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा और वाटर का HOH बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखो जो OH है वो तो सिलिकॉन से अटैच होगा और जो H है वो क्लोरीन से अटैच होगा, तो यहाँ पे HCl रिमूव हो गया और क्या बन गया, R2SiOH ट्वाइस, R2SiOH ट्वाइस। ठीक है, R2SiOH ट्वाइस का फॉर्मेशन हुआ। अब यही R2SiOH ट्वाइस एज अ मोनोमर यूज होता है सिलिकॉन पॉलीमर बनाने के लिए। ठीक है, यूज्ड एज मोनोमर, used as monomer। ठीक है, तो R2SiOH ट्वाइस एज अ मोनोमर यूज होता है सिलिकॉन्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो आगे रिएक्शन कैसे होती है आप इसको देखो, मैं एक बार चाहता हूं पहले एनसीईआरटी से इसको पढ़ लूं, आप भी देख लो, क्योंकि कुछ नई इंफॉर्मेशन निकल करके आते, फिर उसके बाद ये रिएक्शन पे फोकस करते। तो बोला गया कि द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन्स आर एल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड। यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ RnSiCl4-N। अब RnSiCl4-N क्यों लिखा हुआ है जरा समझो, सिलिकॉन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है बेटा। ठीक है, तो अब अगर देखो मान लो N एल्काइल ग्रुप इससे अटैच है, टोटल 4 बॉन्ड ये बनाएगा सिलिकॉन, तो अगर मान लो उसमें से N बॉन्ड तो वो एल्काइल ग्रुप से बना रहा है, तो 4-N बॉन्ड वो किसके साथ बनाएगा, क्लोरीन के साथ। अब अगर मान लो आप R1 ले लेते हो तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, RSiCl3। देखो RSiCl3 यानी कि ये वाला मोनोमर आपको मिल जाएगा। अब मान लो N2 है तो क्या हो जाएगा, R2SiCl2, तब ये मिल जाएगा। और अगर ये N3 है तो क्या हो जाएगा, R3SiCl, तब ये हो जाएगा। और अगर N4 है
तब ये क्या हो जाएगा, R4SI हो जाएगा। बोले वेयर R इज एल्काइल और एराइल ग्रुप, when methyl chloride reacts with silicon in presence of copper as a catalyst at a temperature 573 Kelvin, various types of methyl substituted chlorosilane of formula MeSiCl3, Me2SiCl2, Me3SiCl and small amount of Me4Si are formed। ये यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिएक्शन। फिर बोल रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइमिथाइल डाइक्लोरोसाइलिन। अब ये देखो, ये है डाइमिथाइल, डाइमिथाइल डाइक्लोरो, देखो दो एल्काइल है तो डाई एल्काइल डाइक्लोरोसाइलिन, इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो बोले हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइमिथाइल डाइक्लोरोसाइलिन CH3 twice SiCl2 followed by condensation polymerization yields straight chain polymer। उससे जो है स्ट्रेट चेन पॉलीमर सिलिकॉन का फॉर्मेशन होता है। तो पहले तो इसकी फॉर्मेशन रिएक्शन लिखी मोनोमर की कि 2CH3Cl प्लस सिलिकॉन कॉपर पाउडर के साथ 570 केल्विन पे हीट किया तो CH3 twice SiCl2 बन गया, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा तो CH3 twice SiOH twice बन गया। अब आगे इसका कंडेंसेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मैं नोट्स पे आ जाता हूं, ठीक है। नोट्स में ज्यादा अच्छे से सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया है। तो देखो बेटा, ये हो गया मोनोमर। अब मोनोमर के बीच में कंडेंसेशन हो रहा है। देखो कैसे कंडेंसेशन हो रहा है, एक मोनोमर ये हो गया, दूसरा मोनोमर ये हो गया, दोनों को हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इन मोनोमर्स को जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होता है, यहां से H और यहां से OH ये रिमूव हो जाएगा। यानी कि क्या रिमूव हो गया बेटा, H2O रिमूव हो गया, और क्या बन गया देखो, OH R2SiO R2SiOH, देखो ये बन गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये समझ में आया बेटा। अब देखो, अब ये जो यहां से प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को हम फर्दर R2SiOH ट्वाइस से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें यहां पे एक और मॉलिक्यूल ये R2SiOH ट्वाइस का लिखोगे, फिर क्या होगा, ये OH और उसका H रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, तो तीसरा मॉलिक्यूल आकर के जुड़ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद उसके बगल में एक और R2SiOH ट्वाइस को यूज किया, फिर जो है ये टर्मिनल वाला जो OH है और उसका H वो रिमूव होकर के चौथा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। ऐसे ही पांचवा जुड़ेगा, छठा जुड़ेगा, सातवां जुड़ेगा। तो इस तरीके से ये ऐड होते होते क्या होगा, ये एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, देख रहे हो, ये एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। ये समझ में आ रहा है बेटा, यहां से यहां तक ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि आप इस चेन को टर्मिनेट कैसे करोगे। अभी तो इस तरीके से अगर देखो तो ये चेन तो इनफाइनाइट लेंथ तक चलती ही रहेगी। अब हमें इसको टर्मिनेट करना है, तो चेन को टर्मिनेट करने के लिए क्या करते हैं, एक R3SiCl यूनिट को कंसीडर करते हैं। वो R3SiCl यूनिट को जब हम ऐड करेंगे तो R3SiCl यूनिट को ऐड करने पे कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी। मैं यहां दिखा रहा हूं, यहां देखो, Cl SiR3, क्या हुआ, यहां से H, ये वाला H और ये Cl ये रिमूव हो जाता है बेटा, HCl रिमूव हो जाता है। देखो यहाँ पे -HCl लिखा हुआ, मतलब HCl यहां से रिमूव हो गया, और ये आकर के जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से। ये R3Si जो है ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। अब इसके आगे ये चेन कंटिन्यू नहीं होगी, अभी आगे ग्रोथ नहीं करेगी।
उसी तरीके से दूसरे एंड पे भी R3SiCl आकर के जुड़ जाएगा और पॉलीमेरिक चेन टर्मिनेट हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से जो पॉलीमर प्रोड्यूस हुआ उसी को हम बोलेंगे सिलिकॉन, उसको हम सिलिकॉन बोलेंगे। समझ में आया टर्मिनेशन कैसे किया है, ये क्लियर हुआ? चेन का टर्मिनेशन कैसे किया है, ये क्लियर हुआ? भाई देखो, ये एक एक पॉलीमेरिक चेन है, ठीक है, ये पॉलीमेरिक चेन है। अब अगर यहां पे OH रहेगा ना तो ये चेन आगे भी जुड़ती रहेगी। अब हम चाहते हैं इसको टर्मिनेट करना, तो टर्मिनेट करने के लिए हमने क्या किया, एक R3SiCl यानी कि ये ट्राई एल्काइल क्लोरोसाइलेन, ट्राई एल्काइल क्लोरोसाइलेन, या आप बोल सकते हो ट्राई एल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड को हमने ऐड किया। तो जब हम ट्राई एल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका क्लोरीन और वो जो पॉलीमेरिक चेन के टर्मिनल सिलिकॉन पे जो OH है उसका हाइड्रोजन, ये HCl बना करके रिमूव हो जाएगा और ये आकर के जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से। अब आगे ये ऑक्सीजन फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगा, मतलब इधर और कोई मोनोमर ऐड नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके से चेन टर्मिनेट हो जाती। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई OH नहीं है बेटा सिलिकॉन पे, तो OH नहीं है तो इसलिए ये चेन अब आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती, अब ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाए। ऐसे ही दूसरे साइड से भी इसको टर्मिनेट कर दे। आया समझ में? आ रहा हो? तो वो तो एक तरीका था सिलिकॉन को बनाने का जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। अब मैं यहां पे सिलिकॉन बनाने का दूसरा मेथड यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। देखो मेथड 2 क्या है, हमने कंसीडर किया सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को, इसको रिएक्ट कराया ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ, RMgCl के साथ। ठीक, तो आप इसको बेटर समझने के लिए एक स्टेप मैं आपको बता देता हूं, आपके समझने के लिए इसको बता रहा हूं। ये हो गया SiCl4 और हमने क्या यूज किया है इसके साथ, RMgCl। RMgCl इसको बोलते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ये बोला जाता है RMgCl बोला जाता है ग्रिग्नॉड रिएजेंट। अब इनको रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखो रिएक्शन कैसे होगी, यहां से ये क्लोरीन और यहां से बेटा ये MgCl, ये रिमूव हो जाता है, MgCl2 रिमूव हो जाएगा। MgCl2 रिमूव होकर के यहां पे बन जाएगा RSiCl3। इसको पीछे हमने बनाया था एल्काइल क्लोराइड को सिलिकॉन के साथ कॉपर की प्रेजेंस में हीट करके। ठीक है, अब यहां पे वही प्रोड्यूस हो रहा है ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को रिएक्ट करा करके। तो देखो ये RSiCl3 बन गया। अब फिर क्या होगा, फिर ये RSiCl3 को RMgCl से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक RMgCl आया तो MgCl2 रिमूव होकर के एक और R जुड़ जाएगा, तब क्या बन जाएगा, R2SiCl2। फिर क्या होगा, फिर से एक और ग्रिग्नॉड रिएजेंट से ये रिएक्ट करेगा, तो जो तीसरा दो क्लोरीन बचे उनमें से भी एक हट जाएगा, तो बन जाएगा R3SiCl। ऐसे ही फिर ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे तो जो लास्ट वाला क्लोरीन है वो भी हट जाएगा और R4Si बन जाएगा। आया समझ में बेटा? ये समझ में आया कैसे फॉर्म हो रहा है? ठीक है, आगे देखो, बोले सिलिकॉन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड, जिनको हम मोनोमर्स बोलते हैं। तो इसके लिए मोनोमर क्या क्या यूज हो रहे हैं, एक तो यूज हो रहा है R3SiCl,
दूसरा R2SiCl2, तीसरा RSiCl3। ये मोनोमर यूज किए जाते हैं सिलिकॉन्स को बनाने के लिए। इनमें सबसे कॉमन मोनोमर ये सेकंड वाला है, ठीक है। तो अब जैसे देखो R3SiCl है, अगर R3SiCl को हम हाइड्रोलाइज करें तो हाइड्रोलाइज करने पे क्या होगा, H एंड OH, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, तो HCl रिमूव हो गया और बन गया R3SiOH, R3SiOH। अब ये एज अ मोनोमर यूज होगा। तो R3SiOH क्या करेगा, आगे की रिएक्शन इसकी, अच्छा ये मैटर कट रहा है, यहाँ पे कुछ मैटर कट रहा है। को नहीं, जो मैटर कट रहा है मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये R3SiOH जब एज अ मोनोमर यूज होगा तब क्या बनेगा, उस वो मैं दिखा रहा हूँ, देखो। RSiROH ये है, प्लस HOSiRR, ठीक है। अब इनके बीच में रिएक्शन होगी, यहाँ पे हीट कर रहे हैं इसको, हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, OH और H ये रिमूव हो जाएगा, यानी कि H2O रिमूव हो गया, और H2O रिमूव होकर के क्या बन गया, RSiRROSiRR, ये बन जाएगा डाइमेरिक स्पीसीज। जो R3SiOH से बनेगा वो ये है। इसका फर्दर पॉलीमराइजेशन नहीं पॉसिबल है बेटा, इसमें और यूनिट फर्दर जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप देखो इधर भी OH नहीं है और इधर भी OH नहीं है, इसलिए ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक। अब देखो अगर हम R2SiCl2 को यूज करते हैं, R2SiCl2 को एज अ मोनोमर अगर यूज कर रहे हैं तब क्या होगा, देखो हाइड्रोलिसिस कराया तो हाइड्रोलिसिस कराने पे ये दोनों क्लोरीन हट जाएंगे और यहाँ पे OH आ जाएगा, तो ये बन गया R2SiOH ट्वाइस। और फिर R2SiOH ट्वाइस का कंडेंसेशन करा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कंडेंसेशन कैसे हो रहा है, एक यूनिट ये हो गई, 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 ठीक। अब देखो क्या हुआ, इसका H और इसका OH, मतलब वाटर रिमूव हो गया। ऐसे आप देखो यहां का H और यहां का OH, यहां से वाटर रिमूव हो गया। इसी तरीके से देखो यहां का H और यहां का OH, यहां से वाटर रिमूव हो गया। ऐसे आप देखो यहां का H और यहां का OH, यहां से वाटर रिमूव हो गया, ठीक है। और वाटर रिमूव होकर के फिर ये बन गया, जैसे सिलिकेट होता है, सिलिकेट जैसा ही स्ट्रक्चर है। आप देखो यहाँ पे 8 मेंबर्ड रिंग दिख रही है, लेकिन वहां पे सिलिकॉन से इधर भी ऑक्सीजन जुड़े होते हैं और ये नेटवर्क बन रहा होता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दो दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, तो ये एक साइक्लिक सिलिकॉन फॉर्म हो गया। ये क्या है, साइक्लिक सिलिकॉन। समझ में आया बेटा? ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करते हैं RSiCl3 को, RSiCl3,
तो RSiCl3 की जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो RSiOH थ्राइस बन जाएगा, RSiOH थ्राइस। और फिर ये RSiOH थ्राइस का जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो आप देख सकते हो कि हर सिलिकॉन पे एक एल्काइल होगा, एक OH इधर, एक OH इधर, ठीक है, एक OH इधर। अब ये OH इधर पॉलीमेरिक चेन बना रहा होगा, ये वाला OH इधर पॉलीमेरिक चेन बना रहा होगा, और ये OH इधर पॉलीमेरिक चेन बना रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक 2 डायमेंशनल सिलिकॉन का फॉर्मेशन होगा। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 2 डायमेंशनल सिलिकॉन, या शीट सिलिकॉन बोल सकते हैं इसको। समझ में आ रहा है बेटा? ये है 2 डायमेंशनल सिलिकॉन और शीट सिलिकॉन। ये समझ में आ रहा है? ये 2 डायमेंशनल सिलिकॉन और शीट सिलिकॉन है, ठीक है। ये क्या है? ये है रिंग सिलिकॉन, ये रिंग सिलिकॉन है। और पहले जो बनाया था ये क्या था बेटा? ये चेन सिलिकॉन, चेन सिलिकॉन, ये चेन सिलिकॉन है। और यहां पे जो बनाया है ना, इसको देखो, ये है बेटा पायरो सिलिकॉन, ये है पायरो सिलिकॉन, ठीक। और ये क्या है? 2 डायमेंशनल सिलिकॉन और शीट सिलिकॉन। और ये क्या है? रिंग सिलिकॉन। और ये क्या है? चेन सिलिकॉन। हुआ क्लियर? अरे जैसे सिलिकेट्स है ना, सिलिकेट्स के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, वैसे सिलिकॉन्स के भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो अब जैसे आपसे बोले कि भाई अगर आपको पायरो सिलिकॉन बनाना है, पायरो सिलिकॉन बनाने के लिए क्या मोनोमर यूज करोगे? तो आप बोलोगे पायरो सिलिकॉन बनाने के लिए R3SiCl को यूज किया जाए। ट्राई एल्काइल क्लोरोसाइलेन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पायरो सिलिकॉन। उसकी हाइड्रोलिसिस करा दो तो पायरो सिलिकॉन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए कि भाई चेन सिलिकॉन बनाना है, चेन सिलिकॉन बनाने के लिए क्या मोनोमर यूज होगा? तो आप बोलोगे डाई एल्काइल डाइक्लोरोसाइलेन, डाई एल्काइल डाइक्लोरोसाइलेन is used for the preparation of चेन सिलिकॉन, ठीक है। डाई एल्काइल डाइक्लोरोसाइलेन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो ये चेन सिलिकॉन। अब मैं इसको समराइज कर देता हूं, देखो। आपको ये स्क्रीन दिख रही है बेटा? नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आपको ये व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? चलो, अब दिख रहा है ना? तो देखो, सबसे पहले हमने कंसीडर किया R3SiCl को, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस कराने से क्या बन गया बेटा? R3SiOH।
ठीक है। R3SiOH को जब हम हीट करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल इसके यूज होंगे। अब मैं 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा नहीं रहा हूं, सीधे लिख रहा हूं। तो इससे बनता है पायरो सिलिकॉन। ठीक है, पायरो सिलिकॉन ये बन जाता है। अब देखो R2SiCl2, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कराया। इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पे पहले ये बन गया R2SiOH ट्वाइस। हीट किया इसको, हीट करने पे कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन से एक तो बना बेटा चेन सिलिकॉन, चेन सिलिकॉन। ठीक है, और यहीं से यहां पे बेसिकली 2 पॉसिबिलिटी है। ऐसे इसको आप लिख लो, चेन सिलिकॉन भी बनेगा और यहीं पे बनेगा रिंग सिलिकॉन। तो चेन सिलिकॉन और रिंग सिलिकॉन फॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर कर रहे हैं RSiCl3 को, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते तो हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा RSiOH थ्राइस। और इसको जब हम हीट करते हैं तो कंडेंसेशन के थ्रू यहां पे बन जाएगा 2 डायमेंशनल सिलिकॉन, 2D सिलिकॉन और शीट सिलिकॉन। ठीक है, अगर आप R4Si को कंसीडर करोगे वहां पे पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, मतलब वो है ऑर्थो सिलिकॉन। R4Si जो है वो ऑर्थो सिलिकॉन। तो ऑर्थो सिलिकॉन, पायरो सिलिकॉन, रिंग सिलिकॉन, चेन सिलिकॉन एंड 2 डायमेंशनल सिलिकॉन और शीट सिलिकॉन। 3 डायमेंशनल सिलिकॉन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे 3 डायमेंशनल सिलिकेट होता है वैसे 3 डायमेंशनल सिलिकॉन नहीं होता। हुआ क्लियर? तो सिलिकॉन का पूरा डिस्कशन समझ में आ गया, एक एक बात। ठीक है, एक बार जरा ये एनसीईआरटी में इसी में कुछ 4-5 लाइन और लिखी हुई है, उसको भी देख लेते हैं। कोई नई इंफॉर्मेशन होगी तो उसको नोट कर लेंगे। बोले कि सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप्स, सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो सिलिकॉन के सराउंडिंग में जो एल्काइल ग्रुप है उसकी बात कर रहे हैं। तो सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप्स आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर। तो वो एल्काइल ग्रुप क्या है? हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलिंग। दे हैव इन जनरल हाई थर्मल स्टेबिलिटी, दे हैव इन जनरल हाई थर्मल स्टेबिलिटी, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी हाई होती है। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल्स। मतलब इनको आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा थर्मली स्टेबल होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं और इनको आप इन पे केमिकल्स का अटैक नहीं होता आसानी से। दे हैव वाइड एप्लीकेशंस, इस वजह से इनके वाइड एप्लीकेशंस हैं। क्या क्या है? दे आर यूज्ड एज सीलेंट, इनको सीलेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, ऑयल सील के फॉर्म में यूज करेंगे, वाटर सील के फॉर्म में यूज करेंगे। तो दे आर यूज्ड एज सीलेंट।
ग्रीजेस, ग्रीजेस के अंदर इनको यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कराते, तो इनको इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है। एंड फॉर वाटर प्रूफिंग ऑफ फैब्रिक्स, वाटर प्रूफ जो फैब्रिक्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। बीइंग बायोकम्पैटिबल, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स। जो प्लास्टिक सर्जरी होती है बेटा, प्लास्टिक सर्जरी में भी जो है इनको यूज किया जाता है। ठीक है। तो बीइंग बायोकम्पैटिबल, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स। ठीक है। तो ये सब यूजेस है सिलिकॉन्स के। तो अब जाकर के ये पूरा डिस्कशन फिनिश हुआ, पी ब्लॉक कंप्लीट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हाइड्रोकार्बन में आपने नोट्स पढ़ा क्या? कुछ पार्ट पढ़ा? अच्छा, तो ये मुझे ये बताओ कि अभी हाइड्रोकार्बन के लिए जो है कुछ डाउट क्लास या कुछ कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो उसके लिए कुछ क्लास लेने की जरूरत है, या अपने आप से आप मैनेज कर लोगे? वो इंडिविजुअल बेसिस पे भी मैनेज की जा सकती है। आप चाहो तो आप सेंटर पे आकर के भी जो भी कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हो, ठीक है, तो आप सेंटर पे आकर के भी जो है उसको समझ सकते हो। आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर अभी हुआ है या नहीं? किसी का केमिस्ट्री का पेपर हो गया क्या? अच्छा, दिया का तो कल ही है। ओके। और कुछ लोगों का थर्ड को है। करण का आज ही था। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, प्री बोर्ड। हम्म। तो है जरूरत, या अपने आप से मैनेज कर लोगे? चलो, अगर कहीं दिक्कत आती है ना तो मेरे से मतलब जो है आप टाइम लेकर के जो है आप उसको, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो मतलब इस सेशन की क्लास को कंप्लीट करते हैं बेटा। अच्छा, अभी एक चीज और समझ लेना कि आपका टेस्ट पेंडिंग है। एक तो पी ब्लॉक का टेस्ट आपका होना है, और एक आपका टेस्ट होना है आइसोमेरिज्म का। ठीक है। तो टेस्ट को तो हम लोग जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, जितना एटलीस्ट सिलेबस हो चुका है उसका टेस्ट हम लोग रखेंगे बेटा। तो ये पी ब्लॉक का टेस्ट संडे को आप देना चाहोगे, या एक आध दिन और डिले कर दिया जाए? संडे को ही रख ले पी ब्लॉक का टेस्ट। अच्छा, कुछ लोग जो है वेडनेसडे भी बोल रहे हैं, तो मंडे की बजाय फिर जो वेडनेसडे में, चलो कोई बात नहीं, तो मैं ऐसा करता हूं कि पी ब्लॉक का टेस्ट जो है आपको आपका वेडनेसडे को रख लेता हूं। तुम बाद में जो है वो टेस्ट जो है ना वो विभूति, तुम अलग से जो है जितेंद्र सर को बोल करके टेस्ट असाइन करा लेना और उसको दे देना। ठीक है। जो लोग अभी देना चाहते हैं उनके लिए टेस्ट जो है फिर मैं वेडनेसडे को रखता हूं। और असाइनमेंट जो है आपकी, जो पी ब्लॉक की असाइनमेंट है वो मैं कल शेयर कर दूंगा। ठीक है, कल आपको पी ब्लॉक की असाइनमेंट
व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ओके बेटा।